जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जेटेट के रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित 30 एमसीक्यू प्रश्न कराया जाएगा, जो कि ये टेस्ट जो आपका सेट है दोस्तों, ये छठा टेस्ट है। इससे पहले आपको 5 टेस्ट जो है वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, यानी कि वीडियो आपको हम दे चुके हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो है दोस्तों आपके 30 प्रश्न पूछे जाएँगे, चाहे वह 1 टू के 5 का एग्ज़ाम हो या फिर 6 टू 8 के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि आप अगर 1 टू 5 और 6 टू 8 की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, सारे प्रश्न आपके न्यू सिलेबस पर आधारित एमसीक्यू सवाल हैं। जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएँगे, 30 एमसीक्यू प्रश्न दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये छठा टेस्ट है, इससे पहले आपको 5 टेस्ट दिया गया है। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट करेंगे वीडियो में, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप वहाँ से भी जो है वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न, चूँकि जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेंगे, सारे प्रश्न जो है आपके नए टॉपिक नए सिलेबस में जितने भी टॉपिकों को शामिल किया गया है, उन सभी टॉपिकों से जो है आपको प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आज का पहला जो प्रश्न है कि व्यक्ति अ, इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी दी जाती है इस चैनल पे। इसलिए भी ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बेल आइकन को ऑन रखिएगा दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपका कोई क्यूरी हो या कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है वीडियो बनाने का। तो चलिए, आज का पहला सवाल है कि व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है समस्यात्मक बच्चों पर, या फिर मानसिक रूप से विकलांग बच्चों पर, विशिष्ट बच्चों पर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि व्यक्ति इतिहास विधि का जो प्रयोग किया जाता है, वह इन सभी पे किया जाता है, यानी कि समस्यात्मक बच्चों पर भी किया जाता है, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों पे भी किया जाता है, और विशिष्ट बच्चों पर भी जो है ये आपका किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम के प्रकार हैं? अधिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, या उपयुक्त में सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पे अधिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, ये सारे अधिगम के जो है प्रकार आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन अधिगम के कारक हैं? वहाँ पे तो आपने अधिगम के प्रकार देखा था दोस्तों, यहाँ पे आपको कारक जो है जानना चाहिए अधिगम का। आपके सिलेबस में भी अधिगम के बारे में ज़िक्र है दोस्तों, अधिगम से आपके सवाल पूछे जाएँगे। तो अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि अधिगम के जो कारक होते हैं, वह अभिप्रेरणा भी होता है, ध्यान देना भी होता है, और रुचि भी जो है आपका इसके अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट जो सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया था? यानी कि अधिगम के बारे में सबसे ठोस सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, ये बताना है आपको। थॉर्नडाइक,
या फिर पॉल वॉल हॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा थर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का मुख्य नियम है, यानी कि अधिगम के बारे में जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वह आपका थॉर्नडाइक था। और इसके अंतर्गत जो मुख्य नियम अधिगम में मुख्य नियम क्या होता है ये बताना है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि अधिगम का जो मुख्य नियम माना जाता है वह इन तीनों को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, कोहलर, हैग हैगर्टी या फिर सी.एल. हक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? कोहलर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? तो आपका कोहलर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने प्रबलन का सिद्धांत दिया है, यानी कि प्रबलन का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है ये बताना है आपको। थॉर्नडाइक, सी.एल. हक, पावलव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा ही जो है प्रबलन का भी सिद्धांत आपका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन क्रिया साधन है परिवार, क्लब, विद्यालय या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय जो होता है ये आपका क्रिया साधन जो है माना जाता है किसको? तो विद्यालय को। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अधिकतर प्रश्नों का आंसर जो है हम उपयुक्त सभी देखने को मिलता है, लेकिन कि एग्जाम में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। आपको प्रश्नों के जो ऑप्शंस होंगे, यानी कि जो आपके विकल्प है, विकल्प को आप ध्यान से ज़रूर से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि विकल्प में ही जो है बच्चों को फँसाया जाता है और ध्यान से बच्चे जो है विकल्प को नहीं पढ़ते हैं और गलत उत्तर का जो है टिक करके आ जाते हैं। तो आपको उत्तर में विकल्प को जो है पढ़ना है अपनी, और सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी नहीं होगा आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान और विरोध का समय है। यह कथन किस विद्वान का है? जे.एस. रॉस, अ, जरशील्ड या फिर स्टेलने हॉल या फिर क्रो एवं क्रो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? अ, स्टैनले हॉल का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था जो है ये महान तूफान, तनाव और विरोध का जो है समय होता है। किशोरावस्था जो उम्र आपका होता है दोस्तों, इस समय बच्चों में काफ़ी तनाव भी होता है। बच्चों में एक तूफान जैसी स्थिति होता है, क्योंकि सारी अ, मानसिक और शारीरिक जो क्रियाएँ परिवर्तित होती है इसी किशोरावस्था में होती है। और विरोध का भी जो है समय होता है। इस समय जो है विरोध का भी सामना जो है उसे करना पड़ता है। तो ये सारे कथन जो आपके बताए गए हैं ये स्टैनले हॉल के द्वारा जो है आपको बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि शैशव काल का नियत समय क्या होता है? यानी कि शैशव काल का जो एक सही समय है वह क्या है? 15 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष की आयु तक या फिर आपका जन्म से 5 वर्ष की 5 से 6 वर्ष की आयु तक या फिर 12 से 18 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक की आयु को क्या बोलते हैं हम लोग? तो शैशव काल बोलते हैं। यानी कि इसी समय बच्चों में जो है सर्वाधिक विकास होता है, यानी कि जो आपके आस-पास का वातावरण होता है, जो आपके सामाजिक परिवेश होता है, यानी कि पारिवारिक परिवेश या सामाजिक परिवेश होता है, इन सारी
चीज़ों से जो है आपके बच्चे अवगत होते हैं, यही जन्म से लेकर के 5 से 6 साल तक। यानी कि 5 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वह सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानते हैं और सीखते हैं इसी उम्र में, और इसी को जो है शैशव काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आनुवांशिकता के नियमों में एक नहीं है, यानी कि आनुवांशिकता के नियम में इनमें से क्या एक शामिल नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। अ, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, या फिर तत्परता का नियम, या फिर बीज कोष अथवा मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम, या फिर समानता का नियम। तो आपको बताना है कि आनुवांशिक के नियमों में इनमें से क्या जो है शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा तत्परता का नियम। ये जो है शामिल नहीं है। बाकी आनुवांशिक के अंतर्गत जो है गुणों का अर्जित होना, आपका बीजकोष या मूल जीवाणुओं का निरंतरता का नियम, ये भी जो है देखा जाता है, और समानता का भी नियम जो है आपका आनुवांशिकता में देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे तत्परता का नियम जो है यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संकेत देने वाले का गुण है आत्मविश्वास, संकेत का पुनरावृत्ति, संकेत देने वाले की प्रतिष्ठा, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि संकेत देने वाले जो गुण होते हैं, वह आत्मविश्वास भी होता है, संकेत की पुनरावृत्ति भी होता है, और संकेत देने वाले की प्रतिष्ठा भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता है केवल बिल्लियों और मनुष्यों में पाई जाती है, या फिर केवल साहित्यकारों में पाई जाती है, या फिर समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात और प्रवाह प्रदत्त होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा कि समस्त प्राणियों में पाई जाती है, और यह जन्मजात और प्रकृति प्रदत्त होती है। यानी कि समस्त प्राणियों में जो है ये देखने को मिल जाता है, और ये जो है जन्मजात और प्रकृति के द्वारा जो है इसे प्रदान किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा में संवेगों का महत्व है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बालक क्रोधी और निडर बनता है, या फिर बालक विनम्र होता है, या बालक कमजोर होता है, या फिर बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि शिक्षा में संवेग का जो महत्व है, वह क्या जो है इसमें महत्व के रूप में जो है जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो संवेग होता है किसी भी बालक के ऊपर, उसका पूरी प्रभाव जो है देखने को आपका मिल जाएगा। एक शिक्षित बालक और एक मूर्ख बालक जब आप देखेंगे, तो दोनों का सोच, दोनों का रहन-सहन, दोनों का शारीरिक का परिवेश में आपको अंतर दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि विकास प्रक्रिया है, विकास जो है किसकी प्रक्रिया है? गर्भ से जन्म तक चलने वाली, या फिर रुक-रुक कर चलने वाली, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली, या फिर बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन पर्यंत चलने वाली जो है इसी प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है? तो विकास कहा जाता है। यानी कि आपके जीवन ज्यों-ज्यों बढ़ते चलती है आपके जीवन में पर्याप्त जो समय आता है, जो समय व्यतीत होता है, इसी समय के आधार पे जो है आपका विकास भी जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि जन्म के बाद शिशुओं में निम्न में से कौन विशिष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है? यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, इसके बाद उसमें कौन-सा एक विशेष परिवर्तन जो है आपको देखने को मिल जाता है। गति एवं भाषा में परिवर्तन, संवेदनात्मक परिवर्तन, सामाजिक लक्षणों में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
यानी कि जब बच्चों का जन्म होता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है, इसमें जो है शिशुओं में एक विशेष प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें से आपका उसकी गति भी जो है देखने को मिल जाएगा, उसमें भाषा का परिवर्तन होता है, उसमें संवेद का जो है परिवर्तन होता है, उसमें सामाजिक लक्षणों का जो है परिवर्तन देखने को आपका मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि सामान्यतः माता की गर्भावस्था काल जो होती है वह कितनी होती है, यानी कि एक गर्भावस्था का जो काल होता है वह समय होता है, कितना दिनों का होता है ये बताना है आपका। 200 दिनों का, 220 दिनों का, 280 दिनों का या फिर 300 दिनों का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 280 दिनों का। ठीक है, यानी कि एक माता का, एक स्त्री के जो अवस्था का जो समय होता है वह 280 दिनों का जो है ये समय होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि शिशु में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। शिशु जो होते हैं बच्चों में एक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, तथा उन भिन्नताओं का विकास होना अनिवार्य है। यह कथन जो है किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है कहा गया है ये बताना है आपको। जेम्स ड्रेवर या फिर प्लेटो या फिर हेनरी सीसल विल्ड या फिर गेसल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। प्लेटो के द्वारा जो है ये सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक जो आपके शिक्षा के तहत जो है इन्होंने बताया था कि शिशु में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है और उन भिन्नताओं का जो है विकास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि शिशुओं का संवेग संवेगिक दशाओं का अध्ययन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने शुरू किया? टाइडमैन, वाटसन्स, मेंडल या फिर डार्विन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो वाटसन्स हो जाएगा। ठीक है, शिशुओं का संवेगिक दशाओं का अध्ययन जो है ये वाटसन के द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बालकों का विकास होता है जन्मजात विशेषताओं के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर, रुचियों के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि बालकों का जो विकास होता है, बच्चों का जो विकास होता है वह बालक और बालिकाओं, यहाँ पे दोनों हो जाएगा दोस्तों। बालक और बालिकाओं का जो विकास होता है ये सभी पे होता है, जन्मजात विशेषताओं के आधार पे भी होता है, प्रवृत्तियों के आधार पे भी होता है और रुचि के आधार पे भी जो है होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षक को किन तथ्यों की जानकारी होना चाहिए? बालकों के मूल आधारों, प्रकृति एवं मानसिक स्तर की, या फिर रुचियों तथा बौद्धिक योग्यताओं की, या फिर व्यक्तित्व और उसकी आवश्यकताओं की, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि बालकों या फिर बालिकाओं में सर्वांगीण विकास हेतु जो शिक्षकों को बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, वह है कि बालकों के या फिर बालिकाओं के जो मूल आधार है, उसकी प्रकृति और उसका जो मानसिक स्तर है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। उनकी रुचियों और उनकी बौद्धिक क्षमताओं, योग्यताओं को जो है ख्याल रखा जाना चाहिए, तथा साथ में उसके जो व्यक्तित्व है या फिर उसकी जो आवश्यकता है उसे भी जो है ख्याल में आपका रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि बाल विकास के अनुसार पाठ्यक्रम को किस आधार पर निश्चित करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, सामान्य रूप से किसी भी और, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो सरल से जटिल की ओर, यानी कि बाल विकास के अनुसार जो पाठ्यक्रम का आधार निर्धारित किया जाता है वो क्या किया जाता है? तो पहले जो है ईजी होता है, उससे फिर थोड़ा-सा भारी होता है, फिर उससे थोड़ा-सा भारी होता है। ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा जटिल जो है उसे सिखाया जाता है, और यानी कि यहाँ पे सही क्रम जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सरल से जटिल। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि जब बालक थका हुआ ना हो और मानसिक ता उसका मस्तिष्क जो है ताज़ा हो, तो उसे जो है निम्न में से किस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए? यानी कि जब बालक
पूरा फ्रेश हो, उसका दिमाग पूरा फ्रेश हो, उस समय में जो है उस बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कौन-सा विषय पढ़ाया जाना चाहिए, इतिहास, विज्ञान, गणित या फिर भूगोल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गणित, यानी कि मैथमेटिक्स जो है उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए जब वो बच्चा थका हुआ ना हो और उसका मस्तिष्क भी जो है ताज़ा हो। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि स्कूल का जो टाइमिंग होता है, इस टाइमिंग के लंच के पहले ही, यानी कि जब क्लासेस शुरू होता है, स्कूल प्रारंभ होती है, उसके फर्स्ट या सेकंड पीरियड में ही जो है आपका मैथ का जो है पीरियड आ जाता है और मैथ जो है आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन जो है किस मनोविज्ञान का है, यह बताना है आपको कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, ये किसने कहा था? स्कैनर और क्रो एवं क्रो ने, वाटसन ने या फिर थर्नडाइक ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्न में से किस परीक्षा विधि का विद्यार्थियों का वास्तविक मूल्यांकन होता है? यानी कि कौन-सी परीक्षा विधि के द्वारा बच्चों का जो है मूल्यांकन एक सही तरीके पे होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से या फिर बुद्धि परीक्षा से, व्यक्तित्व परीक्षा से या उपरोक्त में सभी के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? सभी के द्वारा, क्योंकि बच्चों में जो है आपका व्यक्तित्व परीक्षा के आधार पे भी देखा जाता है। उसमें बौद्धिक क्षमता परीक्षा के आधार पे भी देखा जाता है और वस्तुनिष्ठ या फिर लेखन परीक्षा के आधार पे भी जो है बच्चों की वास्तविक जो है मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि शिक्षण व्यवस्था में किस कोटि के बालक होते हैं? सामान्य बालक एवं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक एवं विकलांग बालक या प्रतिभाशाली बालक या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? शिक्षण व्यवस्था में जो आपके बालकों को शामिल किया जाता है, वह आपके सामान्य बालक भी हो सकते हैं, पिछड़े बालक भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि के बालक भी होते हैं, विकलांग बच्चे भी होते हैं और कुछ बच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं। यानी कि शिक्षण व्यवस्था में सभी प्रकार के बच्चों जो है आपको कक्षा में, एक ही कक्षा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि वर्तमान समय में कक्षा में अनुशासन स्थापित करने हेतु निम्न में से किस अनुक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए? शारीरिक मापदंड, स्नेह एवं सहानुभूति, प्रशंसा एवं पुरस्कार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड के आधार पे कभी भी बच्चों को जो है भिन्नता नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चों में नकारात्मक जो है विचार उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो सवाल है आपका कि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझ सकता है या फिर जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है या फिर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है या उपरोक्त सभी। यानी कि एक शिक्षक बनने के लिए आप में मनोविज्ञान की जो है ज्ञान आवश्यक होनी चाहिए। तभी जाकर के आप एक सही शिक्षक या फिर सही शिक्षा के तौर पे जो है बच्चों को शिक्षा दे पाएँगे। यानी कि आप में क्या-क्या जो है क्वालिटी होनी चाहिए, ये जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है, कैसे बच्चे को जो है समझना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि आप अपने छात्रों के आग्रह पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहाँ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? यानी कि जब आप बच्चों के साथ पिकनिक प्लेस में जाते हैं, यानी कि किसी भी दार्शनिक स्थल या फिर घूमने के लिए या यात्रा पर जाते हैं या किसी भी प्रकार की अगर आप विद्यालय से बाहर अगर बच्चों के साथ जाते हैं बाहर,
तो आपको किस तरह की व्यवहार जो है करना चाहिए, छात्रों को डाँटते रहना चाहिए या छात्रों के साथ अनुकूल व्यवहार करेंगे या फिर असामान्य रूप से व्यवहार करेंगे या छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, यानी कि एक सामान्य तौर पे व्यवहार करना है, यानी कि उस समय जो है आपको बच्चों को शिक्षा भी देना है, सही रास्ता भी दिखाना है और ये नहीं समझना है उस समय जो है अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे जो है उसके सामने प्रेज़ेंट नहीं करना है। एक गार्जियन के तौर पे जो है आपको उस समय प्रेज़ेंट करना है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्रौढ़ एवं निरक्षरता उन्मूलन से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो संबंधित है, वह आपका प्रौढ़ एवं निरक्षरता उन्मूलन से जो है ये आपका संबंध रखता है। यानी कि आपको सीडीपी से जो है दोस्तों 30 एमसीक्यू प्रश्न कराया गया और सेट जो है दोस्तों, सेट आपका 6 सेट कुल जो है प्रश्न कराया गया। यानी कि 6 सेट की बात करें तो आपका लगभग 180 प्रश्न जो है सीडीपी के कराए गए। 180 में से सारे प्रश्न जो है दोस्तों आपके न्यू सिलेबस पर इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न जो है आपको कराया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये सभी टेस्ट जो है दोस्तों आपको इस चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जेटेट के नाम से और जेटेट के नाम से प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पेशल जेटेट से संबंधित वहाँ पे जो है आपकी तैयारी कराई गई है इस चैनल पे। तो आप ज़रूर से विजिट करें चैनल को और चैनल पे जो है आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। जेटेट 2025 के नाम से जो है एक फ़ाइल बना हुआ है। उस फ़ाइल पे जो है आप आसानी से वीडियो जो है सारे वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।